अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पर। हम लोग चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इर्तिका की बात कर रहे हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्डी वेनबर्ग का उसूल। और यहाँ पर एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कानून। हार्डी वेनबर्ग का कानून, इंग्लिश में उसके लिए अक्सर वर्ड इस्तेमाल होता है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी वेनबर्ग लॉ भी कभी कहा जाता है। अब इसकी खास बात क्या है, या ये जो लॉ प्रपोज्ड हुआ था, ये जो दो साइंटिस्ट है हार्डी वेनबर्ग, इन्होंने ये जो लॉ प्रपोज किए या जो प्रिंसिपल बनाए, ये क्यों बनाए, ये प्रिंसिपल बना के वो लोगों को क्या समझाना चाहते थे, और इस लॉ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप किस तरह के इंकशाफात कर सकते हैं, किस तरह की तहकीक कर सकते हैं, किस तरह की रिसर्च हासिल करते हैं, या किस तरह की मालूमात आपको मिलेगी। तो पहली चीज कि ये जो लॉ है, ये किसी भी दी हुई आबादी में, या इसका एक मतलब ये है कि किसी भी दी हुई आबादी में, इसका मतलब ये है कि ये जो लॉ है, ये लॉ आप इस्तेमाल कर सकते हैं आबादी के साथ। ये लॉ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन के साथ। इसके साथ आप ये लॉ को इस्तेमाल करेंगे पॉपुलेशन को, यानी इनफरादी पर्सन पर या एक अकेले पर्सन पर या एक इंडिविजुअल पर आप इस लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपको अगर इस लॉ का इस्तेमाल करना है तो आप इसको पॉपुलेशन के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अक्सर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एक पूरा चैप्टर है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, उस पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर इस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है और इस लॉ के जरिए बहुत सारे मसाइल को हल किया जाता है। तो इस आबादी के अंदर आप क्या करेंगे, कोई शख्स या एक जीन, एक शख्स या उस शख्स के अंदर मौजूद जीन यानी डीएनए, और उस जीन या डीएनए के अलील्स, या एक अलील का एक लोकस, इसके वाक़े होने का तवातुर या फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, आप मालूम कर सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक शख्स की बात करेंगे तो एक शख्स की आंखें ब्लू भी हो सकती है, यानी नीले कलर की हो सकती है, भूरी भी हो सकती है, जो आमतौर पर हम इंसानों में देखते हैं। एक शख्स के हाथ के अंदर 5 उंगलियां भी हो सकती है, 6 उंगलियां भी हो सकती है। या एक शख्स की हाइट बहुत ज्यादा भी हो सकती है। एक शख्स की हाइट अगर ज्यादा है या एक शख्स की हाइट कम हो सकती है, जिसको हम डाफिज्म कहते हैं, हाइट कम होने की बीमारी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि एक शख्स के अंदर डीएनए की इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है, और ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको कोड करने वाला, इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाला, ये इंफॉर्मेशन जिसमें रखी हुई है, वो डीएनए का छोटा सा जो टुकड़ा है, उसको हम जीन कहते हैं। और हमने जब मेंडल के लॉ पढ़े हुए हैं, और जब हमने मेंडल का चैप्टर पढ़ा था, उस वक्त हमने पढ़ा था कि जो जीन होते हैं, उस जीन के क्या होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, और उस अल्टरनेट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अलील। क्या कहते हैं, उन अल्टरनेट फॉर्म को हम अलील कहते हैं। तो जीन के अंदर होता है और जीन के क्या होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, जिनको हम अलील कहते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि एक शख्स होगा, उसके अंदर जीन होगा, और उस जीन के क्या होंगे, अल्टरनेट फॉर्म दैट इज अलील होंगे। तो एक शख्स है, उसकी आंखें नीली है, उसकी नीले आंखों के लिए एक जीन है, बट उस जीन के 2 अलील है, यानी उसकी आंखें नीली हो भी सकती है, उसकी आंखें नीली नहीं भी हो सकती है। तो जिस तरह से 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर 2 इम्कान है। फिर इस अलील के ऊपर एक लोकस होगा, क्योंकि एक अलील जो होता है, उस एक अलील के ऊपर कई सारे लोकस होते हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के उस शख्स के बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस शख्स के बॉडी के और उस शख्स के जिस्म की बनावट को डिसाइड करते हैं, तय करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये जो एक जीन, एक शख्स है, उसके एक जीन है, उस एक जीन के अलील है, उन अलील के अंदर लोकस है। तो किस तरह के जीन, किस तरह के अलील, किस तरह के लोकस उसके जिस्म में हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, तवातुर, उनकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर 10 लोग हैं जिनकी आंखें नीली है, 90 लोग हैं जिनकी आंखें भूरी है, 10 लोग हैं जिनकी हाइट कम है, 90 लोग हैं जिनकी हाइट ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके अंदर डीएनए
उनके अंदर जो जीन है, उस जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, तो 10 लोगों के अंदर डार्फिज्म वाली या नीले आंखों वाली है, और 90 लोगों के अंदर ज्यादा हाइट की है, टॉलनेस की है, और प्लस उनकी जो आंखें है वो भूरी, ये इंफॉर्मेशन उनके अंदर है। तो हमने उसके जरिए, इस लॉ के जरिए हमने क्या मालूम किया? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कसरत। हमने क्या मालूम किया? फ्रीक्वेंसी, कसरत, कि कितने हैं, कितने लोग हैं जिनकी आंखें भूरी है, कितने लोग हैं जिनकी आंखें नीली है। तो एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर जब हमको किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को मालूम करना होता है, तो उस वक्त हम हार्डी वेनबर्ग के लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात है। फिर एक और चीज, ये तवातुर यानी ये फ्रीक्वेंसी, ये जो कसरत है, ना सिर्फ एक जैसा रहते हैं बल्कि नस्लों तक ऐसा ही रहती है। यानी किसी के घर में अगर फॉर एग्जांपल भूरी आंखें हैं, तो उनके घर में तकरीबन बच्चे भूरी आंखों वाले ही रहेंगे। हो सकता बहुत मतलब 1-2% के चांस हो सकते हैं कि उनके घर के अंदर किसी बच्चे की आंखें नीली हो जाए। किसी के घर में अगर हाइट 5 फुट से ज्यादा है, या 6 है, या 10 फुट हाइट है, तो आप देखेंगे कि 8 फुट या 6 फुट की जो हाइट है किसी खानदान के अंदर, तो आप देखिए उनके घर में ना जितने बच्चे रहते हैं वो सब टॉल रहते हैं। बड़ी मुश्किल से कोई एक बच्चा रहता है जिसकी हाइट कम निकल जाती है। तो यहाँ पर ये लॉ के जरिए आप क्या मालूम कर सकते हैं? इस लॉ के जरिए आप ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वो जो कैरेक्टर है, वो जो खुसूसियत है, वो जो जीन है, वो जो डीएनए का सेगमेंट है, उसकी कसरत कितनी है, कितने लोगों के अंदर वो कैरेक्टर मौजूद है, कितने लोगों के अंदर वो जीन मौजूद है, कितने लोगों के अंदर वो लोकस मौजूद है। तो इस बात को समझने के लिए जो लॉ बनाया गया वो लॉ था हार्डी वेनबर्ग का उसूल। और खास बात ये थी कि हार्डी और वेनबर्ग ने क्या किए, ये जो उसूल था, हार्डी और वेनबर्ग ने क्या किए, इस उसूल को अलजबरा की मसावत के साथ बयान किया। यानी उन्होंने यहाँ पर मैथमेटिक्स, यानी यहाँ पर उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? रियाजी। तो रियाजी के कुछ फॉर्मूलों का या रियाजी के कुछ कानूनों का उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया, और उसके जरिए फिर उन्होंने हार्डी वेनबर्ग लॉ प्रपोज किया। अब ये हार्डी और वेनबर्ग का उसूल क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उसूल क्या कहता है? ये उसूल ये कहता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये आपको बहुत आगे, क्योंकि हार्डी वेनबर्ग के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आमतौर पे रियाजी की तरह आते हैं, जिनको आपको हल करना होता है, जिनको आपको सॉल्व करना होता है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर वो मालूमात हासिल करेगा। अक्सर क्वेश्चन आते हैं जहां पर सवाल को आपको हल करना होता है जिस तरह से आप रियाजी में करते हैं। तो इसको याद रखिए। ये उसूल क्या कहता है? ये उसूल कहता है कि एक आबादी में अलील तवातुर मुस्तकम होता है। यानी अलील का जो तवातुर होता है, अलील की जो कसरत होती है, वो हमेशा कैसी रहती है? मुस्तकम होती है, एक जैसी होती है। यहाँ मुस्तकम का मतलब क्या है? एक जैसी होती है। और नस्ल दर नस्ल एक जैसे रहते हैं, और नस्ल दर नस्ल कैसे रहेंगे? एक जैसे। यानी इस उसूल का बोलने का मतलब या इस उसूल का समझाने का मतलब यह है कि जो भी एक आबादी होती है उसकी एक अपनी शनाख्त होती है, और उस शनाख्त के हिसाब से वो जो शनाख्त है उनकी, वो हमेशा उनके अंदर बाकी रहेंगी। और सिर्फ बाकी नहीं रहेंगी बल्कि वो बच्चों से बच्चों में, फिर उनकी नस्ल से उनकी दूसरी नस्लों में भी वो खुसूसियत चलते जाएगी। जैसा हम आमतौर पे देखते हैं कि चाइना के अंदर जितने भी लोग हैं, आमतौर पर आप देखेंगे कि उनका जो फेस है, वो चेहरा उनका छोटा सा होता है, नाक थोड़ी सी दबी होती है, चेहरा गोल होता है ना। आप अक्सर उनको देखेंगे एक दूसरे तो आप पहचान नहीं सकेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी और अगर आप देखेंगे, जैसे नाइजीरिया, सारे लोग काले रहते हैं, उस साइड के एरिया के लोग देखेंगे तो आप काले। तो ये जो कैरेक्टर है उनका, ये जो खुसूसियात है, ये जो अलील है जो उनके कलर को कोड कर रहा है, और वो जो अलील है जो उनके जिस्म की बनावट को कोड कर रहा है चाइना के लोगों के, वो हमेशा उनके अंदर बाकी है, वो मुस्तहकम है, और हमेशा उनकी नस्ल के अंदर वही कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो हार्डी एंड वेनबर्ग का उसूल ये बात कहता है कि कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी खुसूसियात हो, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, उसके लिए जो जिम्मेदार अलील है, उसके लिए जिम्मेदार जो लोकस है, वो हमेशा उस आबादी के अंदर, आबादी का मतलब हर शख्स के अंदर, वो लोकस मुस्तहकम रहता है, और वो नस्ल दर नस्ल पास होता है। यानी उसका तवारुस होता है, तौरीस होती है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में वो कैरेक्टर को क्या किया जाता है? पास किया जाता है। और ये इस बात को कहते हैं कि जिस तरह से हमारे पास पुल होता है, पुल का मतलब क्या होता है? हम अक्सर बोलते हैं पुल,
है ना। पुल का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी चीजों की बहुत सारी चीजें जमा हो, जैसा पानी का पुल। पानी का पुल का मतलब क्या होता है कि वहां पर पानी जमा हुआ है। अगर दूध का पुल बोले तो इसका मतलब वहां पर दूध का पुल है, दूध जमा किया हुआ है। तो ये जो पुल हम जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक जैसी चीजों को आपने एक जगह लाके क्या किया हुआ है, जमा किया हुआ है, उनको एग्रीगेट करके रखा हुआ है, तो उसको आप क्या कहते हैं, पुल। तो जिस तरह से इस आबादी के अंदर हर शख्स के अंदर वो जीन मौजूद होगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि जीन पुल एक जैसा रहता है, यानी हर शख्स के अंदर वो जीन होता है। यानी एक आबादी में कुल जीन्स और इनके अलील्स एक जैसे होते हैं, यानी जितने भी डीएनए के सेगमेंट, उस पूरी आबादी को अगर आप देखेंगे तो हर एक के अंदर वो जीन रहेगा। काले रंग का जीन हर एक के अंदर रहेगा। चाइना के अंदर नाक दबी हुई, आंखें छोटी छोटी, चेहरा छोटा छोटा, ये जीन हर एक के अंदर रहेगा। इंग्लैंड के लोग गोरे हैं, हर एक के अंदर वो जीन रहेगा कि वो गोरे रहेंगे। ठीक है। तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये बात को समझाने के लिए हार्डी एंड वेनबर्ग ने एक स्टेटमेंट कही है, एक लाइन कही है, जिसको आपको याद रखना है। क्या है कि एक आबादी में अलील का तवातुर मुस्तहकम होता है, एक जैसा होता है, और नस्ल दर नस्ल एक जैसे होते हैं, या नस्ल दर नस्ल उनको पास किया जाता है। और जब ये एक आबादी के अंदर एक जैसे जीन होते हैं, एक जैसे डीएनए होते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, जीन पुल। क्या कहेंगे उनको हम, जीन पुल। ठीक है, इसको याद रखिए। और ये जो ला था उनका, या ये जो उसूल था, इस उसूल को कहा गया जीनी तवाजुन। क्या कहा गया उसको, जीनी तवाजुन, या जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या कहा गया उसको, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखना कि हार्डी एंड वेनबर्ग ने एक उसूल दिया, उस उसूल का स्टेटमेंट और उस उसूल का नाम क्या दिया गया, उस उसूल का नाम दिया गया जीनी तवाजुन या जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एक और चीज जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो अलील है और अलील की जो फ्रीक्वेंसी, अलील का जो तवातुर है, या अलील की जो कसरत है, उसको उन्होंने उसको इक्वल रखा, उसको क्या करेंगे, उन्होंने उसको मीजान बनाया, और मीजान या कुल या बराबर बनाया। और वो बराबर किसके बनाया उन्होंने, एक। यानी उन्होंने कहा कि तमाम अलीलिक तवातुरों का कुल मीजान एक होता है, यानी जितने भी अलील है उन अलील को उन्होंने कहा कि वो एक के बराबर होते हैं, यानी 1 के बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर अलग अलग तवातुरों का मतलब क्या है, उन्होंने दो अलग अलग तवातुर लिए, एक को नाम दिया उन्होंने पी और दूसरे को नाम दिया उन्होंने क्यू। तो दो अलग तवातुर है, दो अलग फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ कि तवातुर का मतलब यहाँ पर क्या ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ कहूँ कि दो अलील है, फॉर एग्जाम्पल ये एक अलील है जिसको हमने नाम दिया P, और दूसरा एक अलील है जिसको हमने नाम दिया Q। जब P अलील होगा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी, इसका तवातुर है, तो हम उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेटेड अलील। यानी ऐसा अलील जो डोमिनेंट है, ऐसा अलील जो गालिब अलील है। और दूसरा जो अलील है उसको हम कहेंगे रेसेसिव अलील, ऐसा अलील जो गालिब नहीं है, सप्रेस है, दबा के रखा हुआ अलील है। तो दो पॉपुलेशन होती है, दो पॉपुलेशन में एक डोमिनेटेड होती है, गालिब होती है, और दूसरी जो पॉपुलेशन होती है वो मगलूब होती है, दबी हुई होती है, पसपा होती है, सप्रेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन 100 लोग है, तो 100 लोग में से 90 लोग हैं जिनकी आंखें भूरी कलर की, 10 लोग हैं जिनकी आंखें ब्लू कलर की। तो जो भूरे आंखों वाले हैं वो डोमिनेटेड है, वो गालिब है, और जो 10 नीली आंखों वाले हैं वो सप्रेसेस, उनको रेसेसिव कहा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि जब P की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल P अगर डोमिनेटेड है तो उसकी वजह से पर्पल कलर हमको दिखता है, और क्यों है तो उसकी वजह से हमको कौन सा कलर देखने को मिलता है, पिंक कलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि पर्पल इज डोमिनेटेड, पर्पल किसके ऊपर गालिब आ गया, पिंक के ऊपर। लेकिन पर्पल पिंक के ऊपर अगर गालिब भी आया तब वो दोनों किसके बराबर है, एक के बराबर है। अगर वो दोनों हमेशा एक के बराबर रहेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या है,
इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हो रहा है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? जो मेंडल है उस मेंडल का लॉ फॉलो हो रहा है, मेंडल का लॉ फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किए, आपने आपने 2019 में एक गांव गए, वहां जाके आपने चेक किया तो आपको मालूम पड़ा कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 90 जो लोग हैं उन वो किस तरह, उनके पास जो कलर है वो पिंक कलर है, और उसके बाद जो 10 है वो जो 90 है वो पर्पल कलर है, और जो 10 है वो पिंक कलर है। ये आपने 2019 में किया, ठीक है। 2019 के बाद आपने दोबारा जाके 2020 में किया, फिर उसके बाद आपने 2021 में ये किया, तब भी आपको 90 और 10 का रेशो देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि अभी तक उस पॉपुलेशन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, उस पॉपुलेशन के अंदर अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी वहां पर इक्विलिब्रियम, वहां पर बराबरी है। क्या बराबरी है कि 90 पर्पल कलर के हैं और 10 पिंक कलर के हैं। इसको कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम, कि जो इनके अंदर जीन था वो जीन अभी भी मुस्तहकम है, आज भी उनके अंदर 90% पर्पल रहते हैं और 10% पिंक रहते हैं, और 19 में भी वही था, 20 में भी वही था, 21 में भी वही है। मतलब इनकी नस्ल दर नस्ल बस वही जीन जो पहले भी डोमिनेंट था आज भी डोमिनेंट है, और जो पहले भी रेसिसिव था आज भी रेसिसिव है। आज तक उनकी पॉपुलेशन के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। अगर इस तरह के हालात है तो इस तरह के हालात को हम कहते हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर हार्डी वेनबर्ग का लॉ फॉलो हो रहा है, हार्डी वेनबर्ग का लॉ यहाँ पर अप्लाई। अब मैं आपको यहाँ जो एक एग्जांपल दी हुई है उस एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की और कोशिश करता हूँ, जिसके जरिए आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कहा कि जीन होता है, हमको मालूम है जीन की कंडीशन हमेशा कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, ठीक है। अब एक डिप्लॉयड जीन के अंदर P है और Q है, P है और Q है। P और Q ये अलील A और अलील A तवातुरों की क्या करते हैं? नुमाइंदगी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि A प्लस स्मॉल a की वजह से जो हाइट आती है उसको हम कहते हैं टॉल, और स्मॉल a की वजह से जो हाइट आती है हम उसको कह रहे हैं डॉ। अब a को हम a लिखने के बजाय हम यहाँ पर a को क्या लिख रहे हैं? हम a को यहाँ पर a लिखने के बजाय हम यहाँ पर उसको लिख रहे हैं p, और स्मॉल a को स्मॉल a लिखने के बजाय हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसको q। तो जब हम p प्लस q कहते हैं तो उनका तवाजुन कितना आना चाहिए? 1। तो ये जो P और Q है यहाँ पर हमको बार बार इस तरह से लिखने की नौबत ना आए, बार बार हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने हमारे लिए क्या वर्ड इस्तेमाल कर दिए? 2 इंग्लिश के लफ्ज हमने इस्तेमाल किए, एक इस्तेमाल किए हमने P और एक इस्तेमाल करे Q। दूसरी चीज याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है कि ये जो P है ये P किसको जाहिर करता है और ये जो Q है ये किसको जाहिर करता है। तो हमेशा याद रखिए कि P जाहिर करेगा डोमिनेंट कैरेक्टर को, P किसको जाहिर करेगा? डोमिनेंट कैरेक्टर को, यानी आबादी में ऐसा कैरेक्टर जो सबके अंदर होता है, जो डोमिनेटेड होता है, जो सबके ऊपर गालिब होता है, उस कैरेक्टर को उसको बताने के लिए हम P का इस्तेमाल करते हैं, और Q का इस्तेमाल हम करते हैं रेसेसिव कैरेक्टर के लिए। इसके लिए करते हैं हम रेसेसिव कैरेक्टर के लिए। तो जो बच्चे या जिन बच्चों ने अभी तक मेंडल्स लॉ नहीं पढ़ा है तो वो मेंडल लॉ को जरूर देखें, तब हो सकता है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं ए और स्मॉल ए क्यों लिख रहा हूँ, और इन डोमिनेट का मतलब क्या है, रेसेसिव का मतलब क्या है, ये आपको उस लेक्चर को देखने के बाद समझ में आएगा। तो मेरी एक गुजारिश आप लोगों से ये रहेगी कि इस लेक्चर के बाद या इस लेक्चर के दौरान आप उस लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर। दूसरी बात कि जैसा उन्होंने कहा कि तो एक आबादी में ए अफराद को जो तवातुर होता है, एक अफराद में ए का तवातुर होता है, उसको कहा जाता है P2। तो अब वो क्या करेंगे कि जहां पर मैंने आपको P लिखाया प्लस Q लिखाया, अब वहां पर 2 है, यहाँ दो ए
और स्मॉल ए स्मॉल, इसलिए 2p 2q इस तरह। तो ए है, तो यहाँ पर उन्होंने जिस अंदाज में लिखा है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा P2 और Q2 इस तरह से वो लिखाएंगे। फिर इसे एक दूसरे तरीके से बयान किया जाता है, यानी ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, अभी जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा P प्लस Q, तो इसको एक दूसरे तरीके से भी बयान किया जाता है, यानी ये इम्कान के एक डिप्लॉयड फर्द, यानी ऐसा फर्द जिसके अंदर डिप्लॉयड कंडीशन है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम के सेट है, कि दोनों क्रोमोसोम्स में एक अलील कैपिटल ए है, P तवातुर को साथ जाहिर होता है, यानी हमने जैसा लिखा कि A को हम किसके साथ जाहिर करते हैं, P महज इम्कानात के प्रोडक्ट यानी P2 होती है, महज इम्कानात के प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, P2। इसी तरह से स्मॉल ए के लिए क्या होगा Q स्क्वायर, बट कैपिटल आर और स्मॉल ए के लिए क्या होगा, तो कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए होगा 2PQ, क्या होगा 2PQ, यानी ये इस तरह से 2PQ। यहाँ पर जिस तरह से देखिए लिखा हुआ है P स्क्वायर का मतलब क्या है, P स्क्वायर का मतलब है AA, और Q स्क्वायर का मतलब क्या है स्मॉल a, और कैपिटल A और स्मॉल a के लिए क्या है 2PQ। तो इस तरह से उन्होंने कहा। तो अब अगर आपने ये जो हमारा फॉर्मूला था P प्लस Q, तो अगर हमने उसको बाइनॉमिनल एक्सपांशन अगर उसका करें, यानी जिन लोगों का रियाजी अच्छा रहा है 10वीं जमात के अंदर, या जो अभी भी रियाजी की तालीम हासिल कर रहे हैं या रियाजी पढ़ रहे हैं, तो वो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझेंगे, या आप लोग भी इसको समझ सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बाइनॉमिनल एक्सपांशन होता है P प्लस Q ब्रैकेट स्क्वायर का, तो वो क्या होता है, वो होता है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तवातुर की पैमाइश की जाती है तो वो मुतवक्के वैल्यूज से मुख्तलिफ होती है, यानी अगर आप उनका पैमाइश करने जाएंगे तो वो जो मुतवक्के वैल्यू उससे क्या होगी, अलग होगी, और फर्क इर्तिकाई तब्दीली के हद को क्या करता है, जाहिर करता है, और इनके दरमियान में जो वेरिएशन है, जो फर्क है, वो इर्तिकाई तब्दीली को जाहिर करता है। अब इसका मतलब क्या है, जब हम ये बाइनॉमिनल एक्सपांशन करेंगे और 1 की जगह फॉर एग्जांपल 0.5 आ गया, या 1 की जगह 1.5 आ गया, 1 की जगह 1.5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 1 की जगह 0.5 आना या 1 की जगह 1.5 आना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर जो जीन पोल था वो चेंज हुआ। जिस तरह से मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया कि 90 और 10, तो इसका मतलब 9 जो पिंक कलर का जो कैरेक्टर था और जो पर्पल कलर का कैरेक्टर था, उसका जो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि 90% पर्पल कलर और 10% पिंक कलर, इसका मतलब अब पॉपुलेशन के अंदर 90 की जगह वो 50 हो गए पर्पल कलर वाले, और यहाँ पर 10 की जगह वो भी 50 हो गए। जब अब इस बाइनॉमिनल एक्सपांशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.5। इस 0.5 का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, पॉपुलेशन के अंदर जो मालूमात थी, पॉपुलेशन के अंदर जो भी खुसूसियात थी, अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। पहले 90% लोग पर्पल होते थे और 10% पिंक होते थे, अब 50% पर्पल हो गए और 50% क्या हो गए, पिंक हो गए। इसका मतलब जीन के अंदर धीरे धीरे तब्दीली आ रही है, इसका मतलब धीरे धीरे उस पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है। अगर 1 रहता तो इसका मतलब क्या था, उस पॉपुलेशन के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन अगर 1 से 0.5 या 1 से 1.5 या कुछ किसी भी तरह का चेंज होता है तो हम उससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन ये निकालेंगे कि उस पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन हुआ, उस पॉपुलेशन के अंदर तब्दीलियां आई, उस पॉपुलेशन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो चेंज होना शुरू हो चुके हैं। ये हम समझाएंगे। जीनी तवाजुन में इंतशार या हार्डी वेनबर्ग का तवाजुन, यानी एक आबादी में अलील्स के तवातुर यानी वो जितनी फ्रीक्वेंसी, उनकी कसरत की तब्दीली, यानी भूरे रंग के पर्पल रंग वाले जो जीन थे, पर्पल कलर वाले जो लोग थे, उनके अंदर क्या आना शुरू हो गई, तब्दीली। और तब्दीली अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इवोल्यूशन और इर्तिखा। तो तवातुर की तब्दीली को इर्तिखा के माहासिल यानी हासिल के तौर पर क्या कहा जाएगा, समझा जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन ने हमको
ये समझने में आसानी पैदा की कि एक पॉपुलेशन के अंदर कोई कैरेक्टर, कोई खुसूसियात चेंज होती है या नहीं होती है, हम उसको बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हार्डी एंड वेनबर्ग का। बस इतना है कि इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसको रीड करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको एक बार दो बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद धीरे धीरे ये कंसेप्ट क्या होगा, समझ में आना शुरू। मैं एक और आसान एग्जाम्पल के जरिए आपको ये हार्डी एंड वेनबर्ग लॉ के समझने या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिसाल लेते हैं। उस मिसाल के अंदर कि यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट कैरेक्टर और एक रेसेसिव कैरेक्टर हम यहाँ ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर ले रहे हैं कि हाइट, और हाइट के अंदर हम क्या ले रहे हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल और रेसेसिव कैरेक्टर है डॉफ। जो टॉल कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैपिटल टी से, और जो डॉफ कैरेक्टर है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल टी से। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर हमने एक मेल और उसका एक फीमेल, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे, पुन्नेट स्क्वायर हम बनाएंगे, तो पुन्नेट स्क्वायर में फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेल कैरेक्टर है, ये फीमेल है। ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। अब ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रेसेसिव, और ये हो गया उन दोनों के दरमियान में। ठीक है। अब अगर हम इनका फॉर्मूला बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कैपिटल टी, हम कैसा लिखेंगे कैपिटल टी टू कैपिटल टी स्मॉल टी, और हम बाद में लिखेंगे स्मॉल टी। ठीक है। अब हमको इनको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन हम कैसा करेंगे, कैपिटल टी के लिए हम यहाँ एक कैपिटल टी के लिए लिख रहे हैं पी, लेकिन दो है इसलिए पी स्क्वायर प्लस टू, एक कैपिटल टी है तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पी, दूसरा रेसेसिव कैरेक्टर है उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्यू, तो ये हो गया 2pq, और दूसरा जो स्मॉल टी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं इस्तेमाल, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये दोनों का तवाजुन क्या रहना चाहिए, हमेशा 1 रहना चाहिए। तो ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी चीज जिसको हमको यहाँ समझना है कि हमेशा जो नंबर आना चाहिए वो हमेशा 1 आना चाहिए, लेकिन अगर ये 1 से कुछ 0.5 हो जाता है या 1 से 1.5 हो जाता है या किसी और तरह का नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि तवाजुन से हट गया, यानी 1 से ये हट गया। अब 1 से हटने का मतलब क्या हो सकता है, 1 से हटने का मतलब ये हो सकता है कि कोई एक कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल डाफ है, तो जो लोग डाफ थे या जिनकी हाइट कम थी वो कम हो गए, और जिनकी हाइट ज्यादा थी वो ज्यादा हो गए। नतीजे में ये हुआ कि अब ये जो क्यू स्क्वायर के जो नंबर आने वाले थे ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे और क्यू स्क्वायर के नंबर बहुत कम हो जाएंगे। अब ये 1 से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, हट गया, या 1.5 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि टॉल वाले ज्यादा हो गए, और नतीजे में क्या हो गया कि उस पॉपुलेशन के अंदर जो तवाजुन था वो तवाजुन अब क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इससे ये समझ में आता है कि हार्डी वेनबर्ग का लॉ हमको ये बताता है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो जीन होते हैं, जो डीएनए होते हैं, जो कैरेक्टर होती है, वो हमेशा मुस्तकम होती है, एक जैसी होती है, और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होती है। इस बात को समझाने के लिए मैथमेटिकल या रियाजी का इस्तेमाल किया गया और एक इक्वेशन पेश की गई। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझको ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो जब हमारी चल रही होती है, जब हमारा प्रीमियर चल रहा होता है, उस वक्त आप वहाँ पर सवालात कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अक्सर मैं प्रीमियर रात में 8:30 बजे रख रहा हूँ
ताकि जब हम लोग बहुत सारे क्लासेस से फ्री हो जाए, बहुत सारे एक्टिविटीज से फ्री हो जाए, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने भाई के मोबाइल की नीड पड़ती है, वालिदैन के मोबाइल की नीड पड़ती है, या घर में एक ही मोबाइल है वो इस्तेमाल करना होता है, तो 8:30 बजे तक मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ों से आप फ्री हो सकते हैं और आसानी से आप लेक्चर को देख सकते हैं। इसलिए मैं इसका प्रीमियर टाइम 8:30 बजे रात में डेली रखा हुआ हूँ। तो आप लोग यहाँ से लाइव लेक्चर 8:30 बजे देखें, इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।